गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 5 सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक सीजीए को टाइप करके। दोस्तों आज सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहता हूँ। और आज के इस दिन से यानी हैप्पी टीचर्स डे वाले दिन से मैंने न्यूज़पेपर में एक नई शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, अब जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए छोटे छोटे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। और आज से आप वो बदलाव देखना शुरू करोगे और आप मुझे फीडबैक दोगे कि आज का जो हिंदू न्यूज़पेपर है, क्या यही वाला कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे मैं पहले कराता था वैसे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है ईसीआई डिक्लेयर बाई पूल एंड बंगाल सस्पेंस। अभी क्या बोला गया कि बंगाल के अंदर दोबारा से जो इलेक्शन होने हैं वो 30 सितंबर को होने हैं। देखो, अगर आप इस न्यूज़ को मुझसे पूछो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ चुनाव हो रहे कहाँ चुनाव नहीं हो रहे, ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है चुनाव कौन करवाता है। जैसे आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। इसकी क्या ज्यूरिडिक्शन है, हमारे भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ईसीआई को ये पावर दी जाती है। ये सारे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जो इंडियन पॉलिटी हमारी बुक है उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स बनाए, तो आप देखना ये नोट्स आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारे नोट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। वेट, हाँ जी, तो ये नोट्स आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, ये हमारे जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जानते हैं जो ईसीआई हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये सारी की सारी ट्रांसफरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी रखती है। अब बात करते हैं ईसीआई है क्या। देखो, ईसीआई जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। मतलब इसके भारत के संविधान के अंदर इसको बनाया जाता है, जो कि यूनियन और स्टेट जो इलेक्शंस होते हैं उनको ये डील करवाने का काम करती है। इसका मेन काम क्या होता है, जैसे जो इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर या अदर असेंबलीज वगैरह के जो चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराने का इनका काम होता है। अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो जो ये सारी पावर है इनको, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसने दी, भारत के संविधान ने दी। और आप जानते हैं ये सारा जो ईसीआई इसको बनाया गया था 25 जनवरी 1950 को। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ईसीआई को कब बनाया गया था, 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था। और ये आर्टिकल 324 से लेकर, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर, हाँ जी, तो ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो हमारा भारत के संविधान है, इसमें इसकी पावर, फंक्शनिंग, टेन्योर, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ दे रखी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ईसीआई है ये हमारे भारत के कौन से संविधान के आर्टिकल के थ्रू बनाए गए। तो 324 से लेकर यानी 324, 325, 326, 327, 28, 29, ये सारे के सारे आर्टिकल किसके लिए हैं, ये हमारे ईसीआई के लिए है। और इसके अंदर बताई थी ईसीआई की क्या पावर है, क्या फंक्शनिंग है, क्या उनकी टेन्योर पीरियड है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि एक इलेक्शन कमीशनर होता है। ठीक है, लेकिन साथ के साथ इसमें और भी कई मेंबर्स जोड़े जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो होता है वो ईसीआई कमिश्नर होता है और इसमें दो ईसीआई इलेक्शन कमिश्नर और भी अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब कोई एक अथॉरिटी नहीं होती इसमें, इसमें दो लोग और भी इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। जो इसका मेन ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, बंगला साहिब के जस्ट सामने ये इसका ऑफिस है। और इसके अंदर जो मोस्ट मतलब जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की, वो एक आईएएस रैंक ऑफिसर होता है। और इनको कौन अपॉइंट करता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेन हेड होते हैं, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करता है, तो मैं आपको बताता हूँ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इनको अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, जिनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है और 65 साल से पहले पहले इनको रिटायरमेंट लेनी होती है, विच एवर इज अर्लियर। या तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 साल में पूरा कंप्लीट हो रहा है, या इनकी एज 65 साल हो रहा है, तो उनको अपनी रिटायरमेंट वहाँ से लेनी पड़ती है। और जैसे आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको जो परक्यूजिट्स मिलते हैं, परक्यूजिट का मतलब होता है फैसिलिटी और अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। तो सैलरी के साथ साथ परक्यूजिट और अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो जो फैसिलिटी यानी पर्क्स मिलते हैं, सेम वही पर्क्स यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर को भी दिए जाते हैं। और ये हमारे जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिमूवल की बात करें, ईसीआई को कैसे रिमूव किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, या फिर कॉम्पिटिटिव ऑडिट जनरल मतलब सीएजी का जो हेड होता है, इनको जिस तरह से रिमूव किया जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाता है। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहली बात है कि मेंबर्स है 2/3 जो मेजोरिटी है उनसे वोटिंग कराई जाती है, इसके बाद इनको रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद आगे देखो, ये सारे फंक्शनिंग वगैरह है, अब आप इसको अपना रीड कर सकते हो। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।
इसके बाद दूसरी न्यूज़ पर आते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ देख सकते हो, गोल्ड रश कंटिन्यू एट पैरालंपिक्स। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पर दो टाइप के गेम्स हुए थे, एक ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो में, और दूसरे अभी जो चल रहे हैं वो है पैरालंपिक्स। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ओलंपिक्स है उनमें जो सही खिलाड़ी होते हैं, जो फिजिकली फिट होते हैं, वो लिए जाते हैं, और पैरालंपिक्स में जो हमारे जो कैंडिडेट जिनको हैंडीकैप्ड होता है या कोई सीवियर डिसीज वगैरह होती है, तो ये बेसिकली पैरालाइज जो लोग होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो पैरालंपिक में अच्छी बात यह है कि कल की डेट में जो यानी 4 सितंबर 2021 को जो कल की डेट थी उसके अंदर क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर दो गोल्ड मेडल और जीत लिए गए और एक सिल्वर मेडल को जीता गया है। सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों एक एक जीते हैं, और कल की डेट में 2 गोल्ड और जीते गए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो सभी पैरालंपिक्स के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें इंडिया जो है वो 26 पोजीशन पर आ रही है, जिसने अभी तक टोटल 4 गोल्ड, 6 ब्रॉन्ज और 7 सिल्वर मेडल्स जीते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि 26वीं पोजीशन है, टोटल अभी 4 गोल्ड जीते हुए हैं, 7 सिल्वर हो गए और 6 ब्रॉन्ज हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर टॉक्स विद तालिबान रिस्योरिंग, यहाँ पर ये बात क्या बोली जा रही है, बात ये बोली जा रही है कि आपको मैं बता दूं जैसे कि पूरे अफगानिस्तान में इस टाइम तालिबानी ग्रुप का कैप्चर हो चुका है। जैसे 1986 से लेकर 2001 तक था, फिर 2001 में यूएस की आर्मी आई डिप्लॉय, फिर वहाँ पर जिस तरह से चुनाव वगैरह लड़े गए। तो अशरफ गानी अभी लेटेस्ट हमारे प्रेसिडेंट थे। सन 2020 मतलब कहा जा रहा था कि अब धीरे धीरे जो तालिबानी ग्रुप है वो धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देगा। और आप जानते हैं 15 अगस्त 2021 को तालिबानी ग्रुप ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया, और काबुल जो है वो अफगानिस्तान की जो है वो राजधानी है, जहाँ पर कब्जा करने के बाद तालिबानी ग्रुप को ऐसा लग रहा है उसने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। वहीं पर क्या है कि यहाँ पर बात ये उठती है कि जब भी कोई भी नई कंट्री बनती है, नई कंट्री नहीं कहेंगे बल्कि नई गवर्नमेंट कहेंगे, तो वो क्या करती है बाकी कंट्री से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है आप जानते हो कई सारे हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो रखे हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें सार्क की, ठीक है, साउथ एसोसिएशन ऑफ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, इसके अंदर टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर एग्रीमेंट किया हुआ है कि कल को कोई भी ट्रेड अगर वो आपस में करते हैं तो उनके ऊपर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी, जिससे जो कॉस्ट होती है ना गुड्स की वो इंक्रीज़ होती है। तो ये इंक्रीज़ ना हो तो कुछ कंट्रीज़ मिलकर क्या कर लेती है, अपने पास एग्रीमेंट कर लेती है। जैसे इंडिया जो है वो सार्क का मेंबर है, ठीक है, एशियन का ऑब्जर्वर कंट्री है बट वो मेंबर नहीं है। ठीक उसी तरह अभी जो अफगानिस्तान है ये हमारे एशियन की मेंबर कंट्री है। अफगानिस्तान जो है ये एशियन की मेंबर कंट्री है। तो अब कहा ये जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है अब क्योंकि वहाँ पर तालिबानी ग्रुप आ गया है तो क्या अब हमें इनसे ट्रेड रिलेशन रखने हैं या नहीं रखने, क्योंकि तो तालिबानी ग्रुप का जो मोटिव है वो अपना अलग है और हर एक कंट्री का जो डिप्लोमेटिक मोटिव होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर बहुत कंट्रोवर्शियल बातें की जा रही हैं कि क्या अब हमें तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप करने हैं या नहीं करने हैं। ये आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर पता चलेगा। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले तालिबानी ग्रुप ये चाहता था कि हम भारत से जो है बातचीत करें, तो भारत से बातचीत जब बहुत रिक्वेस्ट की तब हमने इनसे बातचीत की और यही बात की गई कि जब तक आपके यहाँ पर एक पीस इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया जाएगा तब तक हमारे साथ कोई भी जो रिलेशन है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो चाहे वो इंटरनल रिलेशंस हो, वो डेवलप नहीं किए जाएंगे। तो ये सारी बात थी यहाँ पर। इसके बाद और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू टू बी रेडी सून। सबसे पहली बात तो जब भी आप सेंट्रल विस्टा वर्ड सुनेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा क्लिक होना चाहिए कि ये बात कहीं ना कहीं कर रहा है कि जो नई बिल्डिंग हमारी पीएमओ हाउस की बन रही है या जो पार्लियामेंट नया वाला बन रहा है ये उसकी बात कर रहा है। इस पर भी मैंने नोट्स बनाए, चलो वो नोट्स की बात कर लेते थोड़ा सा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये देखिए सबसे पहले आप इसकी फ़ोटो में देखोगे तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए इंडिया गेट है, ठीक है, इंडिया गेट से सीधी ये देखो रोड जा रही है। ये लगभग जो रोड है वो आपकी लगभग 3 किलोमीटर की रोड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नई बिल्डिंग है, कॉमन सेक्रेटरियल बिल्डिंग बनाई जा रही है, नया पीएमओ हाउस बनाया जा रहा है, प्रेसिडेंट हाउस भी नया बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। इसमें कुल खर्चा की जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो 20,000 करोड़ का किया जा रहा है। अब इसमें नई बात क्या है, वो देखो नई बात ये है कि आप जानते हैं जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में सेंसस की जाती है। सन 2010 के अंदर या 11 के अंदर सेंसस की गई थी, उसके बाद से अभी दोबारा नहीं की। वैसे करनी थी 2021 के अंदर, लेकिन क्योंकि कोविड चल रहा है तो घर घर जाके अभी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले चल रहा है सेंसस होने में। आप जानते हैं 10 साल के अंदर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा ग्रोथ आया हुआ। तो क्या होता है ना कि आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से जो हमारे मेंबर्स की सीट होती हैं वो डिसाइड की जाती हैं। तो कहा यह जा रहा था कि जो अगले इलेक्शन होने वाले फ्यूचर के अंदर
उसके अंदर जो मेंबर्स की जो सीट है उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। तो इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पुराने पार्लियामेंट्स में उतनी सीट अवेलेबल नहीं थी जो फ्यूचर के अंदर इतने सारे एम पी एम एल एस को एक टाइम पर बैठने की कैपेसिटी को दे पाए। तो इसलिए नए इस प्लान को चलाया गया था जिसको सेंट्रल विस्टा प्लान कहा जाता है, जिसके अंदर क्या बोला गया था कि हम नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाएंगे, नया पीएमओ हाउस बनाएंगे और भी जितनी भी नई नई चीज़ें वो वहाँ पर डेवलप करेंगे। और वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि इतने ज़्यादा पेड़ उगाए जाएंगे जिससे कि पूरी ग्रीनरी जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा वो ना पड़े इसके चलते। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये सन 2019 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था, लेकिन काम जो है वो 2021 के अंदर स्टार्ट हुआ और ये कहा जा रहा है कि नवंबर 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर देना है और काम जो है वो जोरों शोरों पर यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है राजपथ जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के लिए जा रहा है, जो कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अंदर आता है। इसमें कई सारे म्यूजियम भी बीच में पड़ते हैं जिनको रिहैबिलिश करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसके अंदर कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी जिसकी वजह से जो डिमांड है, जो हमारे एम पी एम एल एस की जो डिमांड है, इतनी ज़्यादा एम पी एम एल एस हो जाएंगी क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से एम पी एम एल एस होते हैं, तो वो वहाँ पर इकट्ठे बैठ सकते हैं। और इसमें क्या देखो लिखा हुआ है कि जो अभी जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये, चलो मैं आपको ना मेन चीज़ बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगा कि हमारे भारत की जो सबसे पहले राजधानी यानी कैपिटल थी वो कलकत्ता थी। बाद में इसको 1911 के अंदर किंग जॉर्जी के द्वारा इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर। ये सारी चीज़ें आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ी होंगी, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं पढ़ी तो आप सुन लो ध्यान से। दिसंबर 1911 के अंदर किंग जॉर्जी थे, इन्होंने क्या किया, दिल्ली जो कलकत्ता थी वहाँ से इसको शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा सर कलकत्ता पहले क्यों रखी गई थी, उसका क्या रीज़न है। देखो कलकत्ता इसलिए रखी गई थी क्योंकि कलकत्ता जो है वो टेरिटोरियल वाटर के पास पड़ता है। जितनी भी हमारी कंट्री जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, कलकत्ता, पांडिचेरी और गोवा, ये जितनी भी सी से लगी हुई स्टेट्स होती है ना, इनमें व्यापार सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ से व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो व्यापार यहीं से करते थे, तो इन्होंने इसको कैपिटल बना दी थी कलकत्ता को। लेकिन बाद में इनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि दिल्ली इनके लिए जो है वो ज़्यादा खास रही क्योंकि दिल्ली के राजा से इनकी बातचीत अच्छी खासी हो गई थी, तो इन्होंने जो कैपिटल है वो अपनी शिफ्ट करके दिल्ली से कलकत्ता से कहाँ कर दी थी, दिल्ली कर दी थी। अब क्योंकि जब इन्होंने दिल्ली की तब इनको ऐसा महसूस हुआ कि दिल्ली के अंदर जो पार्लियामेंट हाउस है, जो संसद भवन है, उसको रिहेबिलिश करना चाहिए और एक नई तरीके से काम यहाँ पर करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे कई सारे बिल वगैरह पास किए गए और इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। तो उन दिनों पर जब पार्लियामेंट हाउस बनाया गया था तो ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ये ल्यूटनिस एंड बेकर के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति भवन को किसने डिज़ाइन किया था, एडविन ल्यूटिन्स ने किया था। और जो सेक्रेटरियल है इनको हार्वर्ड बाकर ने किया था। जितने भी सेक्रेटरिएट हमारे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में, इनको हार्वर्ड बाकर ने किया था। ठीक है, तो आप इसमें से देख लो, कई सारी चीज़ आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम दोबारा न्यूज़ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप इस पूरी न्यूज़ को आप समझ ही गए हो कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये आने वाले टाइम के अंदर कहा जा रहा है नवंबर 2022 तक इसको हमें पूरी तरह से कंप्लीट कर देना है, क्योंकि हम इसको बहुत लंबा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो नहीं चला सकते। आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपको पार्लियामेंट दिख रहा होगा और राइट हैंड साइड पे देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी देखो इस न्यूज़ से ज़्यादा तो मैंने आपको करंट अफेयर वाले टॉपिक आपको बता ही दिए। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर इस वाले पेज से कोई ऐसी खास न्यूज़ ही नहीं है क्योंकि सारी लोकल लेवल की न्यूज़ है बहुत सारे, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट ही दे रखे हैं। मेन चीज़ पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या चल रहा है, नियरली 4000 अवेटेड गवर्नमेंट ₹50,000 कोविड-19 रिलीफ। आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को, यानी जो डिपेंडेंट बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है, उन्होंने अपने जो पेरेंट्स मम्मी पापा है उन दोनों को खो दिया। तो ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अभी हम फैमिलीज़ को ₹50,000 देंगे और 2500 रुपये महीने के हिसाब से हम उनको क्या देंगे, रिलीफ देते रहेंगे, जिससे वो अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, अपने रहने का खर्चा यहाँ पर चला सकते हैं। और ये बात बोली गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 4000 लोग हैं जो इस स्कीम के अंदर आते हैं, जो अभी भी वेट कर रहे हैं उन ₹50,000 का और 25,000 पर मंथ के हिसाब से जो अलाउंसेस मिलने वाले हैं उनका। अभी तक यहाँ पर कोई अता पता नहीं कि कब मिलेगा। तो वही बात है कि गवर्नमेंट के द्वारा कहा तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब करने की बात आती है तो उसमें डिलेज देखने के लिए मिलते हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट से तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा डिले करेंगे, जब वो इतना अच्छे से बोल रहे थे उन दिनों पर कि हम इनको जल्दी से जल्दी पैसा प्रोवाइड कराएंगे जिससे ये अपनी आजीविका को चला पाए, अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि देश का भविष्य है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, लेकिन अभी भी ये चीज़ें देखने को डिले मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो ये रिलीफ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, अब जैसे केजरीवाल है तो ये जो भी फंड दे रहे होंगे वो दिल्ली फंड से दे रहे होंगे।
क्या दिल्ली गवर्नमेंट इन फंड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग सकती है? लेट सपोज जैसे कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनमें 60-40 का रेशियो चलता है कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो क्या ये वाली जो स्कीम है जिसके अंदर हमारे दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं उनको 50,000 रुपीज़ और 2,500 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे, क्या आप लोग जानते हो कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है? आप गूगल सर्च करके मुझे कॉमेंट करके बताना, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर, तो यहाँ भी ये सारी थोड़ी लोकल लेवल की न्यूज़ है, ज़्यादा पॉलिटिकल है जिस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एम्बिट आ शटडाउन कश्मीर इज़ लिम्पिंग बैक टू नॉर्मली। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अभी क्या था ना कि जो कश्मीर है उसके अंदर एक पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी डेथ हो गई थी और उनका नाम है अली शाह गिलानी। तो इनकी डेथ के बाद क्या हुआ था कि वहाँ पे कहीं कोई दंगे वंगे ना हो जाए, इसके चलते वहाँ पे पिछले 2-3 दिन से जो है नेट की सुविधा बंद कर दी गई, कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया। लेकिन आज से यानी संडे से 11 बजे के बाद से इनकी जो नेट की फैसिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा, उनको खोला जाएगा, जिससे लोग अपने जो काम काज है उनको तरीके से कर पाएँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ भी मुद्दा उठता है, तुरंत इंटरनेट बंद कर देता है, तुरंत जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों ने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखी है। तो इसको स्टेबल करने के लिए उनको ये स्टेप उठाने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक नई चीज़ निकल के आई है, वो ये कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो लोग हैं उन सबको एक चीज़ दी जाएगी, दैट इज़ 5 मिनट योगा ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज़ किया है कि हेल्थ को सिक्योर करने के लिए, लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सभी के सभी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर 5 मिनट का योगा ब्रेक दिया जाएगा, जिसमें वो अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, डिस्ट्रेस करेंगे, जिससे उनका जो काम पर फोकस है वो ज़्यादा इन्हांस हो पाए। कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि हेल्थ को प्रमोट करने की बातें बोल रहा है, ठीक है। तो बस आपके लिए इतना ही ज़रूरी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद और आगे चलते हैं यहाँ पर, और आगे चलें तो ये तो चलो अभी लोकल लेवल की न्यूज़ है। अब यहाँ पर आते हैं, फ्यू वुमेन मेक्स टू इट टू द टॉप। अब क्या है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम एन.वी. रमना है। दोस्तों एन.वी. रमना के बारे में हम पिछले 1 महीने से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज लाना चाहते हैं पूरी जुडिशरी सिस्टम के अंदर। तो आपको पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 9 जजेस को अपॉइंट किया है, जिसमें 3 फीमेल मेंबर्स भी थी। तो आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं देखा गया कि फीमेल जजेस को इतना ज़्यादा इनिशिएट किया गया हो कि आप जो है जुडिशरी बॉडी में टॉप लेवल पे जाओ। और कहा यह भी जा रहा था कि इनमें से एक जो महिला जज है, जो सीनियर जज है, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो एन.वी. रमना है, इनका कहना ये है कि देखो, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, जब हम बात करते हैं कि मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, तो ऐसे में जो जुडिशरी बॉडी है इनके अंदर भी फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है उनको बढ़ाना चाहिए। और इवन बढ़ाना ही नहीं चाहिए, जो टॉप लेवल की जो पोस्टेज हैं उनको उनके अंदर भी वुमेन्स को आगे इनिशिएट करना चाहिए। तो इनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है। आज तक 75 साल जो हमारे भारत को आज़ादी के मिले, हमने कभी ऐसा नहीं देखा वुमेन को इतना ज़्यादा एम्पावर किया गया हो, खास तौर पे कहाँ पे, जुडिशरी बॉडी के अंदर। लेकिन एन.वी. रमना ने इनको थोड़ा सा जो है पुशअप दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद और हम अगर आगे चलें तो यहाँ पे ये सारी थोड़ी लोकल लेवल की न्यूज़ है। यहाँ पर बात करते हैं, पंजाब ब्रीथ इनोवेशन फंड गेनफुल यूजेस ऑफ पैडी स्टबल। अब आप जानते हैं कि आपने देखा होगा, खासतौर पे दिल्ली वाले लोग तो अच्छे से जानते होंगे कि दिल्ली के अंदर नवंबर के महीने में कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, आंखों में इचिंग होने लगती है, इवन हर जगह एक फॉग सा नज़र आता है। वो फॉग रियलिटी में फॉग नहीं होता, वो क्या होता है कि पंजाब जो कि हमारा पड़ोसी स्टेट है, तो पंजाब में ये देखा गया कि जो फसल की कटाई होती है वो की जाती है, तो उसमें जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको जलाया जाता है, जिसे बाली पैडी बोलते हैं, ठीक है। तो पैडी को जब जलाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो धुआं है वो एक जगह तो टिकेगा नहीं, वो तो सब जगह फैलता रहेगा। तो इससे आसपास की जो स्टेट है उनको इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। इसके लिए भी मैंने देखो नोट्स बनाए हैं, आप इस नोट्स को देखना। स्टेबल बर्निंग ये रहे। पहली बात, ये आपका जीएस पेपर 2 से रिलेटेड खाता है और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 3 से भी आता है कि स्टेबल बर्निंग क्यों की जाती है। तो देखो सीधी बात है कि अगर मान लो एक किसान भाई हमारी कटाई करेंगे तो उससे जो भी छोटे छोटे आर्टिकल रह जाएंगे, पहला तरीका है तो ये उनको डंप कर दो, लेकिन डंप करने के लिए इतने बड़े लेवल पे जगह नहीं मिलती है। तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, सबसे आसान तरीका, सबसे जल्दी तरीका यही होता है कि उसे जला दो। जला देने से काम तुरंत जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो रबी की क्रॉप वगैरह करते टाइम इनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। अब जब ये जलाया जाता है तो इनसे बहुत सारा पॉल्यूशन फैलता है। अब ये पॉल्यूशन जब फैलता है तो इसको रोकने के लिए क्या कहा गया है कि अब जो ये जो पैडी को जलाया जाएगा तो ये जलाया नहीं जाएगा, अब इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू बर्न किया जाएगा। मतलब क्या कि एक ऐसी हार्वेस्टिंग मशीन
मशीन लॉन्च की गई है जो इन सारी पैडी को अपने अंदर एब्जॉर्व करके उसको गट्ठे में बना के और इसको डंप कर देगी। मतलब इसको जलाया नहीं जाएगा, क्योंकि जलाने से क्या होता है ना, कई सारे जो एनवायरनमेंट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज आने लगते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी गैसेस इसके अंदर होती है, तो मीथेन यानी CH4 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होती है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, इसको VOC बोलते हैं। तो ये सारी जो गैसेस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं। इसको रोकने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि जो जितनी भी पैडी वगैरह है इनको टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाएगा, डंप किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। तो GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए, तो आप इस आर्टिकल को अपनी तरफ से रीड कर लेना। मैंने नोट्स के थ्रू मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया आपके लिए। इसके बाद और आगे चलते हैं। तो फिलीपींस ने अभी क्या किया था, कोविड-19 के केस में इंडिया से केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो फिलीपींस ने जितने भी फ्लाइट थी इंडिया वाली, उन सबको बैन लगा दिया था कि इंडिया की कोई भी फ़्लाइट फिलीपींस में नहीं आएगी, ना फिलीपीन की कोई फ़्लाइट इंडिया में जाएगी। लेकिन अब जैसे इंडिया के अंदर अंदर जो केसेस हैं वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, इवन बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव चेंज देखने के लिए मिला है कोविड-19 के केस में। तो अब फिलीपींस ने कल की डेट में बोला कि जो ट्रैवल जो बैन था उसको हम लिफ्ट आउट करने वाले। लिफ्ट आउट का मतलब है उसको रिमूव करने वाले। तो 6 सितंबर से अब कोई भी कंट्री जो है वो आपस में आ जा सकती है, उसमें कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, और बाकी आप जानते हैं कि आज क्योंकि टीचर्स डे हैं, तो आज जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो टीचर को एड्रेस करते हुए अपनी स्पीच देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये है आपका तालिबान अपोजिशन बैटल ऑफ पंजशीर। अब ये क्या चीज़ है पंजशीर, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, इसी तरह से अफगानिस्तान में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो काबुल के थोड़े से आप दूर जाओगे, लगभग 25 किलोमीटर काबुल की बाउंड्री से आओगे, तो आपको पंजशीर मिल जाएगा। तो क्या है, पंजशीर एक पूरी वैली है, एक बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा वहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है कि जो तालिबानी ग्रुप है इन्होंने क्या किया कि काबुल पे कब्जा कर लिया, तो इन्हें ऐसा फील होने लग रहा है हमने अफगानिस्तान पे पूरे को कैप्चर कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी कई ऐसी स्टेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिले जहाँ पर तालिबानी का अभी कैप्चर नहीं हुआ। तो अभी आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन तालिबानी ग्रुप के जो हेड है उन्होंने 2 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि पंजशीर को उन्होंने कैप्चर कर लिया, लेकिन रियलिटी के अंदर उन्होंने उसे कैप्चर नहीं किया है। इसको कैप्चर करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब इनका ग्रुप 1996 से 2001 तक चला था तालिबानी का, तब भी ये इस जगह को कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो अभी भी ये चाहते हैं कि हम उसको कैप्चर कर लें, लेकिन अभी भी ये काम इतना आसान नहीं है, जिसको लेकर ये अभी इनकी फ़ाइट चल रही है, चाहे बोलने से हो चाहे करने से हो। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक तक इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या पंजशीर को भी अपने कब्जे में कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। ठीक है इसके बाद और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एशियन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। अब क्या है एशियन, वैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह के अंदर अभी जो नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 15, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा, बट यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एशियन से पहले आप ये सुनो कि कोई भी जो ग्रुप होता है ये क्यों बनाया जाता है। देखो, ग्रुप इसलिए बनाया जाता है, जैसे मान के चलो कि मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों आपस में ग्रुप बना लेते हैं। कल को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, कल को मुझे प्रॉब्लम होगी वो मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, उससे होगी तो उसकी प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व करूँ। हमने एक ग्रुप बना लिया। अब इस ग्रुप का फ़ायदा ये होता है आपस में ट्रेड बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, अब मान के चलो इंडिया कोई माल पाकिस्तान भेजता है, तो हमारे लिए तो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्ट है। तो पाकिस्तान के इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए पाकिस्तान उस पर क्या लगेगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल डंपिंग, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। तो जब ड्यूटी लगाएगी तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो महंगा हो जाएगा, और पाकिस्तान जो सेम प्रोडक्ट बना रहा है वो सस्ता होगा, तो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो कब बनाया गया था, याद आ रही कब बनाई थी, WTO। चलो आप मुझे ईयर बताना, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो WTO ने ये बोला कि आप एक काम करो, एक कार्टेल बना लो, अलग अलग कंट्री मिलकर एक कार्टेल बना लो, कि जब भी आप आपस में ट्रेड करोगे तो कोई भी बंदा एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी या कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी उस पर चार्ज नहीं करेगा। उसके अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे ग्रुप के नाम बताता हूँ, एक एशियान है, नाफ्टा है, साफ्टा है, आपका सार्क है। ठीक है, ये सारे ग्रुप हैं, और जो हमारा इंडिया है वो सार्क के अंदर आता है, एशियन जो है, और इसी तरह यूरोपियन यूनियन भी है, जिसके अंदर टोटल 28 कंट्रीज़ आती हैं। अभी रिसेंटली यूके ने सो एग्जिट ले लिया, तो फिलहाल 27 कंट्रीज़ हैं, तो उनमें से एक एशियान है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसके अंदर क्या है कि जितने भी जैसे भारत के नीचे वाले इलाके जितने भी है ना, जैसे आप देख लो आपका उसमें कई सारी कंट्रीज़ आती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपका थाईलैंड आता है, म्यांमार आती है।
अब म्यांमार को लेकर यहाँ पर एक मुद्दा उठा है। आप जानते हैं म्यांमार में, मैंने आपको 1.5 महीने पहले आपको एक न्यूज़ बताई थी कि म्यांमार के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। पॉलिटिकल पार्टी नाम की अब वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर पूरा कैप्चर किसने कर लिया है? वहाँ की मिलिट्री ने कर लिया है। एक बात देखो, मिलिट्री क्या कोई पावर में होती है? मिलिट्री का तो मतलब यही है कि एक प्राइवेट तरीके से उसे कैप्चर कर लिया है। वहाँ पर कोई पॉलिटिकल इस टाइम प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर? म्यांमार में। और म्यांमार जो है वो एशियन का मेंबर है। तो अब एशियन कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि एशियन में जो 8 कंट्रीज़ आ रही हैं वो भी ये सोच रही हैं कि म्यांमार को अब हमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, वहाँ तो आर्मी की पार्टी चल रही है। तो आर्मी वाले लोगों से हम बातचीत करें या ना करें, उस बात को लेकर अभी यहाँ पर बातचीत चल रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एशियन के अंदर से म्यांमार को एग्जिट करवा दिया जाए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, कोई ऐसा पर्सन ना हो जिससे जो रिप्रेजेंट करता हो उस कंट्री को, तब तक बात नहीं बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो एशियन में अभी ये बातें यहाँ पर चल रही हैं। और बाकी यहाँ पर एक नई चीज़ है कि 28% ऑफ 1,38,000 असेस्ड स्पीसीज फेस एक्सटेंशन। क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो, आप ये एक तरह की छिपकली देख पा रहे हो, इसको ये इंडोनेशिया में पाई जाती है, जिसको कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है। अभी कोमोडो ड्रैगन ये ऐसा जीव है जो कुछ भी खा सकता है, मतलब बड़े से बड़े भैंसा जानवर कुछ भी ये चीज़ खा सकता है, पशु पक्षी हर चीज़ें खा सकता है। अभी क्या कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया के अंदर इनकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे लुप्त होती है, मतलब इनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता है। तो इनको प्रिजर्व करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह से हम इनको प्रिजर्व करें। दोस्तों, खास बात इनमें ये होती है कि अगर ये इंसान को मान लो काटते हैं तो इंसान को भी ये लोग खा सकते हैं, और इनके अंदर एक ऐसा जहर होता है जो कि ब्लड को बहने देता है, मतलब ब्लड को सॉलिड स्टेट में नहीं होने देता। तो ये मतलब इनकी कुछ खासियत है। तो इंडोनेशिया में अब इनको लेकर जो है इस स्पीसीज को धीरे धीरे जो है हम अपने पास डेंजर जोन में डाल रहे हैं, और अब इनको प्रिजर्व करने की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। चलो खैर, ये इतना ज़्यादा खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आज के सेक्शन में पॉलिटिकल न्यूज़ जो है वो तो पॉलिटिकल कह रहा हूँ, कोई भी एडिटोरियल तो आता नहीं क्योंकि आज संडे का दिन है इसलिए। बाकी आज के हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि और आज बिजनेस सेक्शन भी कुछ खास नहीं है, खास क्या बिल्कुल है ही नहीं बिजनेस सेक्शन तो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इंडिया जो है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट को वेवर की बात कर रहा है। आपको मैंने बताया था WTO में बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, जिनमें एक एग्रीमेंट होता है ट्रिप्स। ट्रिप्स की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब कोविड-19 जो था, कोविड-19 जब आया था तो उसमें कई सारी वैक्सीन है। जैसे अगर मैं स्पुतनिक 5 की बात कर लेता हूँ, अब क्या है, जैसे स्पुतनिक 5 है, मान लो उसके लिए वो हमें इंडिया वालों को बनानी है, तो उसके लिए हमें जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे नहीं बनाया जाएगा, ये बात हमें किससे करनी पड़ेगी? रशिया से बात करनी पड़ेगी। जब हम रशिया के पास जाते हैं और रशिया से कहते हैं देखो इंडिया में ना कोविड-19 केसेस बहुत बढ़ते आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए आप प्लीज़ हमें अपना जो तरीका है वो हमसे शेयर कर लो, और हम आपको बदले में फ़ीस भी देंगे, बट प्लीज़ हमसे वो तरीका शेयर कर लो जिससे कि हमारे यहाँ पर जो पैंडेमिक फैली पड़ी है उसको हम रोक पाएँ। यही चीज़ हमने किया था यूएसए के साथ। हमने यूएसए को बोला कि आप जो वैक्सीन वगैरह बना रहे हो इसकी प्लीज़ हमें भी तरीका बता दो, जिससे हम भी उसका प्रोडक्शन करके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और कोविड सिचुएशन को हम कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन यूएस ने देने से मना कर दिया, क्योंकि यूएस कहता था WTO के एग्रीमेंट के तहत आप हमसे पहले मांगो, आप हमें पेमेंट करो, फिर हम डिसाइड करें कि हमें आपको देना है या नहीं देना। अब यहाँ पर इंडिया ने WTO को गुजारिश की कि देखो WTO में ट्रिप्स नाम का एक एग्रीमेंट होता है जो कि ये बताता है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ऐसे में आप बिना ओरिजिनल राइटर से पूछे, बिना ओरिजिनल कंटेंट राइटर से पूछे आप खुद उसका प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इंडिया ने इस बात को लेकर बोला, लेकिन वो तब कर सकते हो जब तक WTO उसको परमिशन ना दे। लेकिन WTO भी जो है वो यूएस के दबाव में आके वो चीज़ नहीं बोल पा रहा था। तो यहाँ पर वही बात बोली गई कि कल सैटरडे को एड्रेस किया गया। अभी भी इंडिया वाले कह रहे हैं कि इसमें जो ट्रिप्स को लेकर वेवर्स हैं वो प्लीज़ हमें दे दो, ताकि हमारे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको रैंप अप किया जा सके, क्योंकि थर्ड वेव कब आ जाएगी हमें भी नहीं पता। तो ये सारी बातें यहाँ पर चलिए। पीयूष गोयल जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं WTO में, और WTO के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं उनको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। और आपको पता ही होगा WTO से पहले हमारे पर गेट चलता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। गेट को 8वें राउंड में, जिसको उर्गुरे राउंड कहा जाता है, उसमें रिमूव करके हमने इसको क्या बनाया था, WTO बनाया था। और WTO के अंदर जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है उनमें अब जो डिस्कशन होने वाला है वो ट्रिप्स को लेकर ही होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज कोई बिजनेस सेक्शन वाली न्यूज़ नहीं और ना ही इसमें कोई आज का एडिटोरियल है, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और बाकी जो नोट्स हैं और जो न्यूज़पेपर की PDF फाइल है, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।